हम लोग पढ़ रहे थे आपका उपकला ऊतक ऊतक पढ़ रहे थे, है ना। हमने आपको प्रकार बता दिया था, उपकला के काम बता दिए थे कि आपका उपकला काम क्या करता है, पाचन, अवशोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इन सभी में सहायता करता है। उपकला ऊतक के हमने कल 3 प्रकार बताए थे। एक बताया था ग्रंथिल उपकला ऊतक, दूसरा है आपका संवेदी उपकला ऊतक, और आपका तीसरा है आपका जनन उपकला ऊतक। बातें नहीं कीजिएगा, अब समझिएगा क्योंकि हम तीनों को साथ में बताने वाले हैं, ठीक है। अब ग्रंथिल उपकला ऊतक, इसके नाम से ही है ग्रंथि, मतलब ऐसी उपकला ऊतक जो ग्रंथियों का शरीर में निर्माण करती हैं, क्या कहलाती हैं, ग्रंथिल उपकला ऊतक। लेकिन ये किस प्रकार की ग्रंथि का निर्माण करती हैं, याद रखेंगे। ये सदैव आपकी 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है, आपने सुना भी होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं एक्सोक्राइन को, बाह्य स्रावी ग्रंथि, और इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आपकी जो ग्रंथिल उपकला ऊतक है वो ग्रंथियों का निर्माण करती है, किंतु वो सभी ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन, मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती। ऐसी ग्रंथियां हमारे शरीर के बाह्य भागों में जो प्रेजेंट होती हैं वो हमारी कैसी ग्रंथियां कहलाती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अब इस ग्रंथि में भी 2 प्रकार के होते हैं, ग्रंथि भी यहाँ पे 2 प्रकार की है। एक होती है एपोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है हेलोक्राइन ग्लैंड। लिखेंगे नहीं, केवल समझेंगे। 2 प्रकार की हमारी ग्लैंड होगी यहाँ पे, एपोक्राइन ग्लैंड और हेलोक्राइन। अब ये क्या है, ऐसी ग्रंथि जिससे कोशिका से पदार्थ रिस रिस कर बाहर आता है। जैसे आपका पसीना कैसे आता है, क्या अचानक से निकलता है, नहीं, वो रिस रिस कर दिन भर हमारे शरीर से स्रावित होता है। तो कोशिकाओं से ऐसा पदार्थ जो कोशिकाओं से रिस रिस कर पदार्थ जिससे बाहर आता है, उस प्रकार की ग्लैंड क्या कहलाएगी हमारी, एपोक्राइन। जिससे रिस रिस कर पदार्थ बाहर आए उस प्रकार की ग्लैंड क्या होगी, एपोक्राइन। लेकिन कुछ ऐसी ग्रंथि जो कि कुछ कोशिकाओं के टूटने से निकलती है, जैसे हमारी तेल वाली ग्रंथि। हमारे शरीर में तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। जब आप रात को सो के उठते हैं तो आप मॉर्निंग में देखते हैं कि तेल आपके फेस पर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब हमारी कुछ कोशिकाएं रात को टूटती हैं उस वक्त ये तेल जैसा कुछ पदार्थ निकलता है। और आपको ये याद रखना है कि कोशिकाओं से टूटने पर निकलने वाला पदार्थ, इस प्रकार की ग्रंथि क्या हो जाएगी हमारी, हेलोक्राइन। ऐसी ग्रंथि जो कोशिकाओं के टूटने पर पदार्थ बाहर निकाले, हेलोक्राइन। ऐसी ग्रंथि जिस कोशिका से रिस रिस कर पदार्थ बाहर आए, ऐसी ग्रंथि क्या कहलाएगी हमारी, एपोक्राइन। अब पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछ लेता है कि पसीने वाली ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, यहाँ पे तेल वाली ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है आपकी, सेरोमिनस, सीवेसियस, मोविनन, ये सभी ग्लैंड्स होती हैं। ग्रंथिल उपकला ऊतक में मुख्यतः 6 प्रकार की ग्लैंड हम पढ़ते हैं। एक होती है आपकी सेरोमिनस, दूसरी है आपकी सीवेसियस, एक यहाँ पे स्वेट भी लिख लेते हैं, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। फिर है आपका मेवोमियन, मेवोमियन। एक है आपका क्या बोलेंगे इसको, स्तन ग्रंथि जिसको बोलते हो आप, मैमरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं मैमरी ग्लैंड। एक है आपकी जेस ग्रंथि। ठीक, आपके मुख्यतः 6 प्रकार की ग्लैंड हम पढ़ेंगे, स्वेट ग्लैंड, सेरोमिनस ग्लैंड, सीवेसियस ग्लैंड, मेवोमियन ग्लैंड, आपकी मेमरी ग्लैंड और आपकी जेस ग्लैंड। अब ये क्या क्या है ये थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। हमने ये बता दिया कि हमारे शरीर में 2 तरह की ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि कुछ विशेष स्थानों पे पाई जाती है। ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थों को कुछ विशेष पदार्थ निकलते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी निकलने लगे, कभी भी निकलने लगे, मतलब इनसे कुछ खास पदार्थ निकलता है। जैसे हमारे शरीर में पसीने का निकलना एक खास पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हमारे शरीर में ताप नियंत्रण नहीं होगा। तेल का निकलना, क्योंकि अंदर जो हमारी टूटी फूटी कोशिकाएं उनकी गंदगी भी बाहर आना जरूरी होता है। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन होती है, एक एंडोक्राइन। हमारे शरीर के आंतरिक भागों, कुछ विशेष भागों में पाई जाने वाली जो ग्लैंड होती है वो अंतः ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जो बाह्य भागों में पाई जाती है वो बाह्य स्रावी होती है। लेकिन जो ग्रंथिल उपकला ऊतक है वो सदैव कैसी ग्रंथि बनाती है, एक्सोक्राइन बनाती है, और वो भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एपोक्राइन,
ऐसी ग्रंथि जिससे कोशिका से रिस कर पदार्थ बाहर आए, एपोक्राइन ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जिससे कोशिका के टूटने पे पदार्थ बाहर आए, वो कैसी ग्रंथि, हेलोक्राइन। अब हमारी 6 प्रमुख ग्रंथियां हैं। पहला पढ़ते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट मतलब पसीना, है ना, तो पसीने वाली ग्रंथि भी इसको बोल सकते हो आप, पसीने वाली ग्रंथि। इसका हमारी बॉडी पे, अब देखिए पसीना कैसे आता है शरीर पे, रिस कर आता है, दिन भर आता है, इसलिए कैसी ग्लैंड होगी, एपोक्राइन होगी। और पेपर में पूछा भी जाता है कि पसीने वाली ग्रंथि का काम क्या है, तो याद रखेंगे हमारे शरीर में ताप नियंत्रण का काम कौन सी ग्रंथि करती है, पसीने वाली ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड करती है। अब अगर पेपर में ये पूछा जाए कि स्वेट ग्लैंड हमारे शरीर में कहाँ स्थित नहीं होती, बताइए आप लोग। होंठ में। और पसीना कहाँ नहीं निकलता आपके शरीर के किस भाग से, मेरे तो आंख से भी निकल रहा है, आंख से निकल रहा है, नाक के ऊपर से भी निकल रहा है, नाखून से नहीं निकलता पसीना, नाखून से नहीं निकलता, ओंठ से नहीं निकलता, और जितने भी जलीय जीव होते हैं उनमें भी पसीना नहीं निकलता। तो याद रखेंगे स्वेट ग्लैंड कहाँ नहीं पाई जाती, हमारे ओठों में, नाखूनों में और आपके जलीय जीवों में जो जल में रहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि स्वेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंटिंग है, हमारे ओठों, नाखूनों और जलीय जीवों में प्रेजेंटिंग। अब हम बात करें सेरुमिनस की। सेरुमिनस ग्रंथि इस प्रकार की ग्रंथि है, इसे हम तेली ग्रंथि भी कहते हैं, सॉरी तेली ग्रंथि नहीं, इसको पहले बता देते हैं, सीवेसियस, क्योंकि ये इसका दूसरा रूप है। सीवेसियस की अगर हम बात करें तो सीवेसियस को हम तेली ग्रंथि भी कहते हैं। तेली ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ऐसी ग्रंथि है जिससे तेल जैसा कुछ पदार्थ निकलता है, जैसे आप अपने चेहरे पे रात को सोने के बाद देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो सीवेसियस ग्रंथि है, ये आपकी कैसी ग्रंथि, ये आपको बताना है, हेलोक्राइन। ये कैसी ग्रंथि है, हेलोक्राइन, क्योंकि दिन भर हमारे फेस से तेल नहीं निकलता, वो हमारी रात की कोशिकाओं के टूटने के पश्चात निकलता है, इसलिए सीवेसियस ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि होगी, हेलोक्राइन। आपको बताना है कि सीवेसियस ग्लैंड जो है कहाँ आपके, मतलब कह सकते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, फेस पे और हाथ में। वैसे तो कहें तो सब जगह पाई जाती है, क्योंकि हर बॉडी के हर पार्ट पे ये ग्रंथि होना जरूरी है, क्योंकि जिस भाग पे तेली ग्रंथि नहीं होगी उस भाग को, वो हमारा भाग क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा, है ना। आप कुछ खास बात करें तो हमारे मुंह के कोनों पर, इधर ओठ के किनारों पर, इस भाग को, ओठ को भी कोमल बनाने का काम करती है हमारी तेली ग्रंथि। और हम कह सकते हैं हमारी पूरे बॉडी के रोम छिद्रों पर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सीवेसियस। इस कारण से हमारी बॉडी मॉइस्चराइज होती है, हम मॉइस्चराइजर यूज ना करें तो भी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि सीवेसियस हमारी हेलोक्राइन ग्लैंड है, इससे तेल जैसा कुछ पदार्थ स्रावित होता है, और सीवेसियस ग्लैंड हमारे मुंह के कोनों तथा समस्त रोम छिद्रों में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब आते हैं सेरुमिनस। सीवेसियस का दूसरा रूप है सेरुमिनस। इससे भी आपका मोम जैसा कुछ पदार्थ निकलता है, जो कि हमारे कान के भागों में पाया जाता है। कहाँ पाई जाती है सेरुमिनस, कान के अंदर, ठीक है, कान के बाहर नहीं, कान के यहाँ पे ये पाई जाती है, कान के अंदर। और ये जो सेरुमिनस ग्लैंड है वो किस प्रकार की होगी, हेलोक्राइन होगी कि एपोक्राइन होगी, यह एपोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। याद रखेंगे कैसे है आपकी, एपोक्राइन, क्योंकि एक दिन अचानक के टूटने से वो नहीं निकलता। कैसा होता है कि एक दिन टूटी कोशिका और खून निकल आया, ऐसा नहीं होता ना, रोज धीरे धीरे करके वो स्रावित होता जाता है, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम निकाल सकते हैं उसको, है ना। तो रोज धीरे धीरे स्रावित होता है इससे पदार्थ, इसलिए इसको हम कैसी ग्लैंड बोलते हैं, एपोक्राइन। सीवेसियस है हेलोक्राइन, लेकिन सेरुमिनस कैसी है, एपोक्राइन। इससे निकलने वाले पदार्थ को हम ईयर वैक्स भी कहते हैं। ईयर वैक्स मतलब आप जिसको कहते हो मोम जैसा पदार्थ, या जिसको आप खुद बोल सकते हो, वो आपके कान पे निकलता है, ठीक। और ये रक्षा करने का भी काम करती है, क्योंकि हमने बताया भी था कि छोटे छोटे जीव जंतु हमारे कान के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक। अब आते हैं मेमरी ग्लैंड पे, पहले आते हैं। मेमरी ग्लैंड सभी स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है। मेमरी ग्लैंड किसमें पाई जाती है, स्तनधारी प्राणी, मतलब जिसमें भी स्तन पाया जाएगा वो वाले प्राणियों में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लेकिन मेमरी ग्लैंड आपके सभी स्तनधारी प्राणी में प्रेजेंट तो होती है, लेकिन कुछ में ही सक्रिय होती है। जैसे फीमेल में वो सक्रिय होती है, सक्रिय कब होती है, बच्चों के जन्म के पश्चात,
पहले तो सब निष्क्रिय रहती है, लेकिन बच्चों के जन्म के पश्चात माँ में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये पेपर में पूछा भी जाता है कि आपकी जो स्तन ग्रंथि है वो किस हार्मोन के कारण एक्टिव होती है, तो याद रखेंगे किस हार्मोन के कारण, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब निकलता है, बच्चे के जन्म के पश्चात निकलता है। तो याद रखेंगे स्तन ग्रंथि कैसी ग्रंथि होगी, यहाँ पे एपोक्राइन होगी कि हेलोक्राइन, बताओ सोच के बताओ। गर्ल्स कैसी होगी, ये एपोक्राइन होगी। कैसे होगी ये, एपोक्राइन। क्यों होगी, क्योंकि इससे भी जो पदार्थ होगा वो रिस कर बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि कोशिकाएं टूटने पर अपने आप निकल कर आए, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि स्तन ग्रंथि भी कैसे होगी, आपकी एपोक्राइन होगी। अब आते हैं मीबोमियन। एक बार क्वेश्चन आया था, ये एसएससी का क्वेश्चन है कि मीबोमियन ग्लैंड का हमारे शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है। तो मीबोमियन जो ग्लैंड है आपकी, ये हमारे पलकों के किनारों पर, यहाँ पे आँख के इस भाग पे किनारों पे पाई जाती है। इसका केवल एक काम है, कॉर्निया को सुरक्षा प्रदान करना। हमारे आँख की जो कॉर्निया है उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो याद रखेंगे आँख के कोनों में क्या, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, आपकी मीबोमियन ग्लैंड। और ये कैसी होगी, ये भी हेलोक्राइन है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये हेलोक्राइन, ये दोनों हेलोक्राइन है। जैसे ग्रंथि ये हमारी बरौनियों में पाई जाती है। बरौनियों मतलब आईब्रो, आईब्रो। ये जो आई लेसेस है इसको बरौनी बोलते हैं। आईब्रो तो ये है ना आई लेसेस, ये पलक को बोला जाता है, बरौनी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बरौनियों में हमारी या आई लेसेस पे या पलकों में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, जिस ग्लैंड जो कि हमारे आंखों को मुलायम बनाए रखने या हमारी आंखों की जो ऊपर वाली स्किन है इसको सॉफ्ट बनाए रखने का। ऐसा तो नहीं कोई यहाँ भी तेल लगाते हो सॉफ्ट रखने के लिए, ऐसा नहीं होता ना, यहाँ आप नहीं लगाते हो, मुँह में लगा दिया तो, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ लगाते हैं। हाँ, कचरा जाने से तो रोकता, लेकिन ये ग्लैंड इसको मुलायम बनाने का काम करती है, इस वाले भाग को। अब ऐसा तो नहीं कि कोई इधर भी तेल लगाता तो साथ में इधर भी लगा लेता हो थोड़ा थोड़ा, इधर वाली भी सॉफ्ट, ऐसा नहीं होता ना। तो वो क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारी क्या पाई जाती है, जिस ग्लैंड। किसी की लगता है कुछ ज्यादा है क्या भाई, ग्लैंड प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है क्या किसी के, इतनी बातें कर रहे हो। तो आपकी 6 तरह की ग्रंथि लोक कला ऊतक से 6 प्रकार की ग्लैंड बनेगी। स्वेट ग्लैंड, यह पसीने वाली ग्रंथि भी कहलाती है, यह एपोक्राइन ग्लैंड है और ये हमारे शरीर के ओठों, नाखूनों तथा जलीय जीवों में प्रेजेंट नहीं होती है। सेरोमिनस, यह कान के अंदर वाले भाग में पाई जाती है, इससे निकलने वाला पदार्थ ईयर वैक्स कहलाता है और ये किस प्रकार की ग्लैंड होती है, एपोक्राइन होती है। सेबेसियस, ये हमारी तेली ग्रंथि कहलाती है, ये हमारे शरीर के समस्त रोम छिद्रों, क्योंकि पूरी बॉडी पे रोम छिद्र है, छोटे छोटे पोर है, तो सभी छिद्रों में उपस्थित होती है और ये कैसी ग्लैंड होती है, हेलोक्राइन होती है। मीबोमियन हेलोक्राइन ग्लैंड है और ये हमारे आँख के किनारों पर पाई जाती है, ठीक है। और आपकी स्तन ग्रंथि आपकी कैसी है, एपोक्राइन ग्लैंड है, ये स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है। सक्रिय कब होती है, बच्चे के जन्म के पश्चात महिलाओं में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण से मेमरी ग्लैंड क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। जिस ग्रंथि हमारी पलकों में पाई जाती है और पलकों को मुलायम बनाए रखने का काम करती है, यह भी हेलोक्राइन होती है। बस चलो अब थोड़ा सा लिखो इसको। उपकला ऊतक में पहला डाल के लिखेंगे ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्रंथिल उपकला ऊतक, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू पहला लिखेंगे। ग्रंथिल उपकला ऊतक लिखेंगे, डालिए ग्रंथिल उपकला ऊतक, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर। चलिए लिखिए इसमें थोड़ा सा, इस प्रकार की ऊतक, इस प्रकार की ऊतक, ग्रंथिल उपकला पे लिखिए, इस प्रकार की ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की ऊतक ग्रंथियों या ग्लैंड का निर्माण करती हैं, ग्रंथियों का निर्माण करती है। अधिकतर बाह्य स्रावी ग्रंथियां निर्मित करती है।
अधिकतर बाह्य स्त्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्त्रावी ग्रंथि निर्मित करती है। अधिकतर बाह्य स्त्रावी ग्रंथि निर्मित करती है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि निर्मित करती हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ये जो एक्सोक्राइन है इसमें दो प्रकार की होगी। पहला लिखेंगे एपोक्राइन, एपोक्राइन ग्लैंड। पहला लिखेंगे एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड। क्राइन नहीं लिखना, ना है लास्ट में, ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड लिखे। ऐसी ग्रंथि जिनसे, एपोक्राइन पे लिखे, ऐसी ग्रंथि जिनसे स्त्रावित होने वाला पदार्थ, जिनसे स्त्रावित मतलब निकलने वाला, सिक्रीट होने वाला, स्त्रावित होने वाला पदार्थ कोशिका से रिस रिस कर निकलने वाला पदार्थ कोशिका से रिस कर मतलब धीरे धीरे कोशिका से रिस कर बाहर आता है। ऐसी ग्रंथि जिससे निकलने वाला या स्त्रावित होने वाला पदार्थ कोशिका से रिस कर बाहर आता है, एपोक्राइन ग्रंथि कहलाती है। एपोक्राइन ग्रंथि कहलाती है। एपोक्राइन ग्रंथि रिस कर बाहर आता है, एपोक्राइन ग्रंथि कहलाती है। ठीक, आप लिखेंगे हेलोक्राइन। आप लिखेंगे दूसरा हेलोक्राइन। दूसरा लिखिए हेलोक्राइन, हेलोक्राइन लिखेंगे। हेलोक्राइन पे ऐसी ग्रंथि जिनसे स्त्रावित होने वाला पदार्थ, ऐसी ग्रंथि जिनसे स्त्रावित होने वाला पदार्थ, ऐसी ग्रंथि जिनसे स्त्रावित होने वाला पदार्थ कोशिका के टूटने पर निकलता है। स्त्रावित होने वाला पदार्थ कोशिका के टूटने पर निकलता है। कोशिका के टूटने पर निकलता है। स्त्रावित होने वाला पदार्थ कोशिका के टूटने पर निकलता है, हेलोक्राइन ग्रंथि कहलाती है। हेलोक्राइन ग्रंथि कहलाती है। हेलोक्राइन ग्रंथि कहलाती है। आप लिखेंगे पहला नंबर डाल के स्वेद ग्रंथि। हिंदी में इसको स्वेद कहते हैं, इंग्लिश में स्वेट कहते हैं। वैसे अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे स्वेद। स्वेद को पसीना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में लिखेंगे तो स्वेट ग्लैंड। स्वीट नहीं लिख देना, स्वेट ग्लैंड है। श्वेत ग्रंथि लिखिए। इसमें यह एपोक्राइन ग्रंथि है। यह एपोक्राइन ग्रंथि है। यह एपोक्राइन ग्रंथि है। इसे सोडोरिफिक ग्रंथि भी कहते हैं। ये लिखा है। इसे सोडोरिफिक ग्रंथि भी कहते हैं। इसे सोडोरिफिक ग्रंथि भी कहते हैं। यह एपोक्राइन ग्रंथि है। इसे सोडोरिफिक ग्रंथि भी कहते हैं। सोडोरिफिक ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि से सफेद रंग का पदार्थ निकलता है। सफेद रंग का पदार्थ निकलता है जिसे श्वेद या पसीना कहते हैं। इस ग्रंथि से सफेद रंग का पदार्थ निकलता है जिसे स्वेद या पसीना कहते हैं। मतलब इसको हम पसीने वाली ग्रंथि भी कह सकते हैं। एक स्टार पॉइंट बनाइए। लिखिए ओठों, नाखूनों, नाखूनों तथा जलीय जीवों में यह अनुपस्थित होती है। ओठों, नाखूनों तथा जलीय जीवों में यह अनुपस्थित होती है।
होठों, नाखूनों तथा जलीय जीवों में यह अनुपस्थित होती है। दूसरा लिखेंगे सीवेसियस ग्रंथि। सीवेसियस, ये वाला 3rd नंबर पे जो लिखा है यहाँ पे, सीवेसियस ग्रंथि। सीवेसियस ग्रंथि, सीवेसियस ग्रंथि लिखिए सीवेसियस पे। यह हेलोक्राइन ग्रंथि है, यह हेलोक्राइन ग्रंथि है। यह हेलोक्राइन ग्रंथि है। इससे तेल जैसा पदार्थ स्रावित होता है, या तेलीय पदार्थ या तेल जैसा पदार्थ, है ना, तेल जैसा पदार्थ स्रावित होता है। इससे तेल जैसा पदार्थ स्रावित होता है। यह मुख के कोनों, यह मुख के कोनों, मुख के कोनों, रोम छिद्रों, रोम छिद्रों, रोम छिद्रों पर पाई जाती है। रोम छिद्रों पर पाई जाती है। रोम छिद्रों पर पाई जाती है। लिख लिया। अब अगला लिखेंगे सेरुमिनस। अगला लिखेंगे सेरुमिनस। सेरुमिनस पे लिखे, अगला लिखे सेरुमिनस। लिखे इसमें, यह एपोक्राइन ग्रंथि है। यह एपोक्राइन, यह एपोक्राइन ग्रंथि है। एपोक्राइन ग्रंथि है। यह कान के त्वचा में पाई जाती है। ईयर स्किन पे प्रेजेंट होती है। यह कान के त्वचा में पाई जाती है। यह कान के त्वचा में पाई जाती है। इससे मोम जैसा पदार्थ, ईयर वैक्स, मोम जैसा पदार्थ, ईयर वैक्स, मोम जैसा पदार्थ, ईयर वैक्स, ईयर वैक्स बोलेंगे ना उसको, है ना, कान से निकलने वाला वैक्स ईयर वैक्स होगा, निकलता है। इससे मोम जैसा पदार्थ ईयर वैक्स निकलता है। ईयर वैक्स निकलता है। आप लिखेंगे मेमोरी ग्लैंड। अब लिखेंगे मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड या इसी को कहते हैं स्तन ग्रंथि। मेमोरी ग्लैंड या इसी को कहते हैं स्तन ग्रंथि। लिखिए, यह एपोक्राइन ग्रंथि है। यह एपोक्राइन ग्रंथि है। यह एपोक्राइन ग्रंथि है। एपोक्राइन ग्रंथि है। यह केवल स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है। यह केवल स्तनधारी प्राणी, मैमल्स बोलते हैं स्तनधारी को। यह केवल स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है। यह केवल स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है। पहले तो यह निष्क्रिय होती है। पहले तो यह निष्क्रिय होती है, मतलब इनएक्टिव होती है। पहले तो यह निष्क्रिय होती है, किंतु महिलाओं में गर्भधारण के पश्चात यह सक्रिय हो जाती है। गर्भधारण के पश्चात यह सक्रिय हो जाती है। गर्भधारण के पश्चात यह सक्रिय हो जाती है। यह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के कारण सक्रिय होती है। ऑक्सीटोसिन, ये जो हार्मोन है उसे आपको याद रखना है, ऑक्सीटोसिन। इसे दुग्ध स्राव, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसी को कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण सक्रिय होती है।
दुग्ध स्रावण इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है तभी दुग्ध स्रावित होता है ना, इसलिए है। चलिए आप लिखेंगे मीवोमियन ग्रंथि, मीवोमियन ग्रंथि, मीवोमियन ग्रंथि, मीवोमियन ग्रंथि, मीवोमियन ये लिखा है, मीवोमियन ग्रंथि लिखिए। यह हेलोक्राइन ग्रंथि है, हेलोक्राइन ग्रंथि है। इसे टार्सल ग्लैंड भी कहते हैं, ये ऐसे लिख रहा है, इसे टार्सल ग्लैंड, मीवोमियन को इसे टार्सल ग्लैंड भी कहते हैं। यह मीवोक्राइन ग्रंथि है, हेलोक्राइन ग्रंथि है, इसे टार्सल ग्लैंड भी कहते हैं। यह पलकों के किनारों में पाई जाती है, पलकों के किनारों में पाई जाती है, पलकों के किनारों में पाई जाती है, पलकों के किनारों में पाई जाती है तथा नेत्र या फिर कह सकते हैं आंख की कॉर्निया की सुरक्षा करती है, तथा यह आंख की कॉर्निया की सुरक्षा करती है, आंख की कॉर्निया की सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है आंख की कॉर्निया की। आप देखते हैं आंख के किस भाग से हैं? आंख में कई सारे भाग होते हैं, है ना, रेटिना से देखते हैं, है ना। चलो आप लिखिए जेस ग्रंथि, लास्ट लिखिए इसका जेस ग्रंथि, जेस ग्रंथि, जेस ZEIS बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जेस लिखिए। इसमें यह भी हेलोक्राइन ग्रंथि है, यह भी हेलोक्राइन ग्रंथि है, यह भी हेलोक्राइन ग्रंथि है, हेलोक्राइन ग्रंथि है। यह आईलेसेस में प्रेजेंट होती है, पलक में या बरौनिये में उपस्थित होती है। बोलते हो ना बरौनी टूट गई, वही है बरौनी, उसी को बोलते हैं, है ना। बोलते हो ना बघेली में, शायद बोल तो समझ में आ जाए, हाँ वही बोलते हैं ना, तो वही है बरौनी, इसी को बोलते हैं, पलक में पाई जाती है। ठीक है, आप दूसरा नंबर लिखिएगा। ग्रंथि लुपकला ऊतक यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारा आएगा संवेदी। इसमें कुछ खास नहीं है। संवेदी उपकला ऊतक जो होती है आपके संवेदी अंगों में प्रेजेंट होती है। अब आपके कितने संवेदी अंग है कौन बताएंगे? 5 हैं। कौन कौन से? नाक है, जीभ है, कान है, स्किन है। 5 कौन कौन से? आँख, नाक, जीभ, कान और आपकी स्किन, है ना। क्योंकि स्किन में आप कुछ भी मच्छर बढ़ जाता है आपको पता चल जाता है, होता है ऐसा, क्योंकि वो सेंसिटिव होती है, आपको संवेदना पहुंचाती है। आँख से आप कोई चीज देखते हो वो आपको संवेदना पहुंचाती है कि आपने क्या देखा। नाक से आप स्मेल करके पता कर सकते हो कि कौन सी चीज है। टेस्ट करके पता कर सकते हो कि मीठा है कि कड़वा है या कौन सी चीज है ना। कान से कोई चीज सुनते हो वो भी डायरेक्टली हमारे कान पे संवेदना पहुंचाती है। तो संवेदी ग्रंथियां ऐसे स्थानों पे पाई जाएगी जहां हमारे शरीर में संवेदना पहुंचती है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और जनन उपकला ऊतक क्या है? ये आपकी जनन उपकला ऊतक ऐसी जगह पाई जाएंगी जहां आपके जनन कार्यों का निर्माण होता है या जनन कार्य संपन्न होता है। जैसे हमारे शुक्राणु और हमारे अंडाणु, ठीक है ना। महिलाओं के अंडाणु और पुरुषों के जो शुक्राणु होते हैं वहाँ पे कौन सी ऊतक प्रेजेंट होंगी आपकी, याद रखेंगे, जनन उपकला ऊतक। तो लिखिए संवेदी डाल के, संवेदी उपकला ऊतक डाल के लिखिए सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू, सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू लिखिए। यह इस प्रकार की ऊतक या संवेदी ऊतक, इस प्रकार की ऊतक शरीर के संवेदी अंगों, इस प्रकार के ऊतक शरीर के संवेदी अंगों जैसे आँख, कान, जीभ, नाक तथा त्वचा में पाई जाती है, तथा
त्वचा में पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है। ये पांचों अंग क्या है हमारे? सेंसरी ऑर्गन है ना, इसलिए सेंसरी वो आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो वहीं प्रेजेंट होगी। अब देखिए जनन उपकला ऊतक, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, जनन उपकला ऊतक, जनन उपकला ऊतक, जनन उपकला ऊतक। लिखिए यह ऊतक जनन कार्य करने वाले अंगों, जनन कार्य करने वाले अंगों में पाई जाती है, जनन कार्य करने वाले अंगों में पाई जाती है। यह पुरुषों के वृषण टेस्टिस तथा महिलाओं के अंडाशय में प्रेजेंट होती है, ओवरी में प्रेजेंट होती है। पुरुषों के वृषण तथा महिलाओं के अंडाशय में या ओवरी में प्रेजेंट होती है। हो गया। आप यहाँ पे आपका ये होता है खत्म, ठीक है ना। उपकला ऊतक यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आप लोग बहुत सारे बुक में आप पढ़ेंगे सल्की उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक, ये आपके पेपर में नहीं आते। सबको पता है सल्की मतलब त्वचा, यहाँ पे तो त्वचा में प्रेजेंट होगी। स्तंभाकार मतलब जहाँ पे ऐसे कुछ काम हो रहे हो जो स्तंभ डायरेक्टली सीधे टाइप में हो, जैसे आपका आमाशय हो गया, इन सभी जगह पे तो ये पेपर में नहीं आता, लेकिन ये पेपर में पूछा जाता है। बहुत सारे लोग इनको नहीं पढ़ पाते क्योंकि बुक में ज़्यादा दिया नहीं रहता, ठीक है। तो याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से ये जो 6 लिखे हुए हैं, यहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन आए हैं, इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। किसको याद रखेंगे इसमें? इस चीज को याद आपको रखना है। तो यहाँ पे उपकला ऊतक होता है खत्म। इन डाल लीजिए संयोजी ऊतक। दूसरा ऊतक पढ़ेंगे आज हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए अब क्या है कनेक्टिव टिश्यू? ये थोड़ा सा हम पहले भी बता चुके थे क्लास में कि जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से कनेक्ट करता है। जैसे हमने एग्जांपल के लिए बताया था आपको ब्लड, है ना। जैसे ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है और सर्कुलेट होते हुए पूरी बॉडी को, हमारे प्रत्येक अंग को एक दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। इसलिए हम कनेक्टिव टिश्यू के रूप में किसको पढ़ते हैं? ब्लड को भी पढ़ते हैं। हमने एक और एग्जाम्पल बताया था आपको कंकाल के बारे में, स्केलेटन के बारे में, क्योंकि कंकाल क्या है? हमारा शरीर जो बना है अभी, मतलब जिस पे हम खड़े हैं, जो हमारा शरीर खड़ा है, उसका मेन आधार कौन है? आपका कंकाल ही है। क्योंकि उस कंकाल के कारण, क्योंकि कंकाल की खोपड़ी है इसलिए हमारा फेस बना, है ना, हमारा शरीर बना। तो कंकाल भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, क्योंकि कंकाल ही क्या करता है? पूरी बॉडी को इकट्ठा कनेक्ट करने का काम करता है ना, जोड़ने का काम करता है। अब क्या होता है संयोजी ऊतक, ये पढ़ लेते हैं। ऐसा ऊतक जो हमारी पूरी शरीर को एक तरह से कनेक्ट करे, जोड़े, पूरे शरीर को जोड़े, वो वाला टिश्यू क्या कहलाएगा? हमारा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक हमने आपको 3 परत बताई थी कि भ्रूण में 3 परतें बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक बताई थी आपको एंडोडर्म। इसमें से हमने आपको एक्टोडर्म भी बता दिया, एंडोडर्म भी बता दिया। हमने मेसोडर्म के बारे में एग्जांपल बताया था कि जो मेसोडर्म से होती है वो किसकी कोशिका बनती है? ब्लड की, रक्त की। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, संयोजी ऊतक बनाने वाले, जितनी भी संयोजी ऊतक बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो सभी कोशिकाएं मेसोडर्म से बनती है। किससे बनती है? मेसोडर्म परत से बनती है। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस चीज को ध्यान पे रखेंगे कि संयोजी ऊतक किस प्रकार की भ्रूणी परत से बनती है। तो किस प्रकार से बनती है? मेसोडर्म से बनती है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी पूरी बॉडी सबने पता है कि प्रोटीन से बनती है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी में कंकाल है, कैल्शियम की मात्रा भी है, हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन की भी मात्रा है और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड भी बहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी ऊतक है? हमारे बॉडी में 30% भाग जो है केवल संयोजी ऊतक बनाती है। कौन सी ऊतक? अगर हमारी बॉडी 100% है, ठीक है, तो उसमें से 30% भाग कौन सी ऊतक बनाएंगी? हमारी संयोजी ऊतक बनाएंगी। अब संयोजी ऊतक का काम सबको पता है, एक ही चीज़, कनेक्ट करना, शरीर में पदार्थों का परिवहन करना, जैसे ब्लड करती है, ठीक।
अक्सर संयोजी ऊतक जो होते हैं इसमें दो तरह की आपकी कोशिकाएं उपस्थित होती है। एक होती है फाइब्रोब्लास्ट और दूसरी होती है आपकी मैक्रोफेजेस, या इसी को दूसरा रूप क्या कह सकते हैं मैक्रोफेजेस को, एक होती है हिस्टियोसाइट्स। मैक्रोफेजेस को ही कहते हैं हिस्टियोसाइट्स, या कह सकते हैं हिस्टियोसाइट्स को ही मैक्रोफेजेस कहते हैं। आप कैसे कहते हैं थोड़ा सा ये समझिए। हमारे संयोजी ऊतक में द्रव पाया जाता है, जितने भी संयोजी ऊतक होते हैं सब में द्रव पाया जाता है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, एक होती है फाइब्रोब्लास्ट, एक होती है हिस्टियोसाइट। जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है ये सभी ऊतकों में प्रेजेंट होती है, मतलब आपकी कोई भी टिश्यू आप ले लीजिए, ठीक है ना, वो सभी टिश्यू में आपकी कौन सी कोशिका उपस्थित होगी, फाइब्रोब्लास्ट। लेकिन हिस्टियोसाइट्स कुछ खास प्रकार के ऊतकों में ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसका काम है भक्षण करना। किसका भक्षण करेगी, जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। किसका भक्षण करती हैं, जीवाणुओं का। हमारे शरीर में मृत कोशिकाओं का भक्षण करने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, हिस्टियोसाइट्स। और समस्त भक्षण करने वाली कोशिका, जितने भी भक्षण करने वाली कोशिका है, इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं मैक्रोफेजेस। आप इसमें से एक क्वेश्चन आया था मैक्रोफेजेस क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे समस्त ऐसी कोशिकाएं जो भक्षण करने का काम करती हैं वो सभी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। ध्यान से फिर से सुनिएगा। कनेक्टिव टिश्यू हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। ये मेसोडर्म परत से बनती है। टोटल हमारे शरीर का 30% भाग कौन बनाती है, संयोजी ऊतक बनाते हैं। संयोजी ऊतक में एक द्रव स्रावित होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें दो कोशिकाएं होती है, एक फाइब्रोब्लास्ट होती है, एक हिस्टियोसाइट। फाइब्रोब्लास्ट समस्त संयोजी ऊतकों में प्रेजेंट होती है, इसका कुछ खास काम नहीं है। लेकिन हिस्टियोसाइट्स कुछ कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसका काम है भक्षण करना। और भक्षण करने वाली समस्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम, मैक्रोफेजेस। जैसे एग्जाम्पल बताइए, जैसे बताओ, जैसे भक्षण कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम तो कोशिका हो गई हमारे शरीर पे, बताइए ठीक है, वो सेल में प्रेजेंट लाइसोसोम है, ठीक है। लेकिन और जैसे कोई दूसरी, आपने कभी पढ़ा हो ना WBC, पढ़ा है WBC, कौन सी WBC भक्षण करती है, कौन सी WBC भक्षण करती है, सारी की सारी नहीं करती है, कौन सी करती है, एक होती है निट्रोसाइट्स, एक होती है आपकी, बोलो, मोनोसाइट्स, और एक कौन सी होती है, एक और नाम है ल्यूको की लिम्फो। अच्छा ये बताओ WBC का दूसरा नाम क्या है, WBC का दूसरा नाम, ल्यूकोसाइट्स की लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स की लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। आपकी वैसे तो अगर हम कोशिका की बात करें, WBC की बात करें, तो हम WBC को भक्षण करने वाली कोशिका ही कहते हैं। लेकिन WBC यहाँ पे दो प्रकार की होगी, हम आगे जब रक्त पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, दो प्रकार की होती हैं। उसमें से आपकी कुछ खास होती हैं जो भक्षण करने का काम करती हैं। पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी WBC भक्षण नहीं करती, तो 3 ऐसी हैं जो भक्षण करती हैं। इसके अलावा जो बचेंगी वो कैसी होंगी, भक्षण ना करने वाली होंगी, ठीक है। जैसे आपकी बेसोफिल्स हो गई, आप पढ़ेंगे WBC में आगे जाके, बेसोफिल्स हो गई, ये भक्षण नहीं करती लेकिन है वो WBC, ठीक है। तो याद रखेंगे कि कुछ ऐसी कोशिकाएं जो भक्षण करने का काम करती है वो हमारी मैक्रोफेजेस कहलाती है। जैसे हमारे शरीर में उपस्थित WBC की कौन सी, निट्रोसाइट्स और आपकी मोनोसाइट्स। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इतना, ठीक। अब आगे आते हैं थोड़ा सा संयोजी ऊतक में। आपके संयोजी ऊतक में अगर हम बात करें तो संयोजी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है साधारण संयोजी ऊतक, एक होती है आपकी संवहनी ऊतक, और एक होती है आपकी कंकाल ऊतक, ठीक। आपकी संयोजी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है साधारण संयोजी ऊतक, एक संवहनी ऊतक, एक कंकाल ऊतक। साधारण संयोजी ऊतक 5 प्रकार की होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पहला प्रकार हो गया श्वेत साधारण संयोजी ऊतक, दूसरा है आपका
पीला साधारण संयोजी ऊतक, तीसरा है आपका एरिओलर साधारण संयोजी ऊतक, फिर चौथा है आपका वसा साधारण संयोजी ऊतक और पांचवा है आपका रंगा साधारण संयोजी ऊतक। ठीक, ये 5 प्रकार है। श्वेत साधारण संयोजी ऊतक, पीला साधारण संयोजी ऊतक, एरिओलर साधारण संयोजी ऊतक, वसा संयोजी ऊतक और आपका रंगा। लेकिन संवहनी 2 प्रकार की होती है, एक होता है रक्त और दूसरा होता है लसिका। कंकाल आपका एक ही कंकाल होगा, उसमें 2 भाग हम लोग पढ़ेंगे कंकाल पे, एक होगा उपास्थि और दूसरा होगा अस्थि। संयोजी ऊतक क्या है ये भी समझ लिया। संयोजी ऊतक में कौन कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है ये भी समझ लिया। संयोजी ऊतक के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, संवहनी और कंकाल। हमने आपको 4 प्रकार बताए थे, जब ऊतक के 4 प्रकार बताए थे उस टाइम भी हमने ये प्रकार बताया था कि संयोजी ऊतक के अंतर्गत संवहनी ऊतक भी आ जाता है और आपका कंकाल ऊतक। अगर इसी को हम अलग करके पढ़ाते तो कितने प्रकार हो जाते ऊतक के? 6 प्रकार हो जाते। लेकिन अभी हम लोग 4 प्रकार में, इसलिए 4 प्रकार के अंतर्गत हम 2 और पढ़ रहे हैं, संवहनी और कंकाल। चलिए थोड़ा सा इतना लिख लेते हैं, फिर उसके मेन पॉइंट पे आते हैं। लिखो, ऐसा ऊतक संयोजी ऊतक डाल के लिखना है आपको। ऐसा ऊतक जो संपूर्ण शरीर को, ऐसा ऊतक जो संपूर्ण शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, संपूर्ण शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ऐसा ऊतक जो संपूर्ण शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक कहलाता है। संयोजी ऊतक कहलाता है। संयोजी ऊतक कहलाता है। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति, संयोजी ऊतक की उत्पत्ति, संयोजी ऊतक की उत्पत्ति मेसोडर्म परत की कोशिकाओं से होता है। मेसोडर्म परत की कोशिकाओं से होता है। मेसोडर्म परत की कोशिकाओं से होता है। शरीर का लगभग, आगे लिखिए, शरीर का लगभग 30% भाग, शरीर का लगभग 30% भाग संयोजी ऊतक बनाते हैं। 30% भाग संयोजी ऊतक बनाते हैं। संयोजी ऊतक बनाते हैं। संयोजी ऊतकों के मध्य, इतना लिख लिया, 30% भाग संयोजी ऊतक बनाते हैं। आगे लिखेंगे, संयोजी ऊतकों के मध्य, संयोजी ऊतकों के मध्य उनके द्वारा ही स्त्रावित, संयोजी ऊतकों के मध्य उनके द्वारा ही स्त्रावित, सिक्रेट बोलेंगे स्त्रावित को, उनके द्वारा ही स्त्रावित पदार्थ भरा रहता है। संयोजी ऊतकों के मध्य उनके द्वारा ही स्त्रावित पदार्थ भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। लिखेंगे, इस मैट्रिक्स में मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस मैट्रिक्स में मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला लिखेंगे फाइब्रोब्लास्ट, थोड़ा थोड़ा लिखते जाएं, थोड़ा थोड़ा लिखना है सब में। तो पहला लिखेंगे फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, पहला लिखेंगे फाइब्रोब्लास्ट। देखिए, यह एक साधारण कोशिका है। यह एक साधारण कोशिका है। यह एक साधारण कोशिका है जो प्रायः सभी प्रकार के, जो प्रायः मतलब हमेशा, जो प्रायः सभी प्रकार के संयोजी ऊतकों में उपस्थित होती है।
जो प्रायः सभी प्रकार के संयोजी ऊतकों में उपस्थित होती है। ऊतकों में उपस्थित होती है। हो गया। अब दूसरा लिखेंगे, जो प्रायः सभी प्रकार के संयोजी ऊतकों में उपस्थित होती है। अब दूसरा लिखेंगे हिस्टियोसाइट्स। दूसरा लिखिए हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स लिखे। ये कोशिका हिस्टियोसाइट्स में लिखिए। ये कोशिका संपूर्ण शरीर पर भ्रमण करती है, विचरण करती है, या फिर कह सकते हैं घूमती है ना। संपूर्ण शरीर पर भ्रमण करती है। ये कोशिका संपूर्ण शरीर पर भ्रमण करती है तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। तथा जीवाणुओं या बैक्टीरिया का भक्षण करती है। जीवाणुओं का भक्षण करती है। भक्षण करती है। भक्षण करती है। एक स्टार पॉइंट इस पे बना के लिखिए। भक्षण करने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पेपर में आ चुका है। भक्षण करने वाली कोशिकाओं को मैक्रोफेजेस कहते हैं। भक्षण करने वाली कोशिकाओं को मैक्रोफेजेस कहते हैं। सामने लिखा हुआ है मैक्रोफेजेस कहते हैं। भक्षण करने वाली कोशिकाओं को मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रोफेजेस कहते हैं। ठीक। अब लिखिए संयोजी ऊतकों के प्रकार। संयोजी ऊतक के प्रकार, उसको चाहो तो बना लो, है ना। संयोजी ऊतक, साधारण संयोजी ऊतक, दूसरा है संवहनी ऊतक, तीसरा है कंकाल ऊतक। साधारण संयोजी के 5 हैं, श्वेत, पीला, एरियोलर, वसा, रंगा। संवहनी के 2 हैं, रक्त और लसिका। कंकाल के भी 2 हैं, उपास्थि और अस्थि। उसको बना लीजिए, फिर इसके डिटेल करते हैं। वो समझ में आ जाएगा ना कि क्या लिखा है वहाँ पे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके ये 5 प्रकार है। इसके यहाँ तक लिखे हुए। संवहनी के केवल 2 ऊपर ही लिखे हैं, रक्त और लसिका। कंकाल के उधर 2 है, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्टिलेज और अस्थि को कहते हैं बोन्स। उपास्थि को कहते हैं कॉर्टिलेज। क्या बताएं हम, बस हो गया। क्या हुआ, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। पीला का बगल वाला एरियोलर। एरियोलर, उसकी कोई हिंदी नहीं है, एरियोलर ही बोलते हैं। एरियोलर, या फिर हिंदी एरियोलर में बोल सकते हो अंतराली। अंतराली संयोजी ऊतक। अंतराली संयोजी ऊतक बोलते हैं एरियोलर को। अंतराली बोलेंगे, हाँ। एरियोलर को बोलते हैं अंतराली संयोजी ऊतक। रंगा पिगमेंटेड। हाँ जी। कंकाल के 2 हैं, उपास्थि और एक है अस्थि, कॉर्टिलेज एंड बोन्स। संवहनी के 2 हैं, रक्त और लसिका, है ना। बस हो गया, लिख चुके ना सब कोई। हो गया सबका। चलो अब इसको भी समझना है ना, आज तो शुरू करना ही पड़ेगा इसको। ये तो कम से कम साधारण संयोजी ऊतक तो खत्म ही करना पड़ेगा। चलिए आप डाल लीजिए सब कोई हेडिंग, साधारण संयोजी ऊतक के प्रकार। साधारण संयोजी ऊतक के प्रकार। अब लोग एक एक करके 5 के बारे में समझेंगे। साधारण संयोजी ऊतकों के प्रकार। देखिए आपने लिखा संयोजी ऊतक के प्रकार लिखे आपने 3।
हम लोग पहला पढ़ना है साधारण संयोजी ऊतक। तो उसमें कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। श्वेत साधारण संयोजी ऊतक, पीला साधारण संयोजी ऊतक, एरियोलर, इसी को कहते हैं अंतराली साधारण संयोजी ऊतक, इसको कहते हैं एपिडोज या फिर कह सकते हैं वसा साधारण संयोजी ऊतक, रंगा को कहते हैं पिगमेंटेड। ठीक है, अब आते हैं कि करके पढ़ते हैं। पेपर में यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखे जा चुके हैं इसी से संबंधित, वैसे 2 उधर से भी आए तो वो सबकी कॉमन चीज़ है, वो सबको पता चल जाती है, लेकिन जो 3 क्वेश्चन बनते हैं, पहला ये बनता है कि किस प्रकार का संयोजी ऊतक, आपने 2 नाम हमेशा सुने होंगे, एक टेंडन का नाम, एक लिगामेंट का नाम, है ना। टेंडन को हिंदी में कंडरा कहते हैं और लिगामेंट को स्नायु कहते हैं। अब ये टेंडन और लिगामेंट से संबंधित एक क्वेश्चन, तो ये हमेशा आप जानते हो कि टेंडन क्या करता है, लिगामेंट क्या करता है। टेंडन क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। देखिए, हमारा शरीर कंकाल आधार है, लेकिन कंकाल के ऊपर भी क्या उपस्थित है? मांसपेशियां। कंकाल हमारा कठोर होता है, उसे हम मोड़ नहीं सकते, लेकिन हमारी जो ये लचीली, जैसे हम इस चीज़ को मोड़ रहे हैं, है ना, अपना गर्दन हिला सकते हैं, वो कंकाल को हम नहीं हिला रहे, हम किसको हिला रहे हैं? अपनी मांसपेशियों को, क्योंकि मांसपेशियाँ क्या होती है? लचीली होती है, जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। अब ये जो मांसपेशी है, इनको जोड़ने के लिए हमारे शरीर में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, एक टेंडन होता है, एक आपका लिगामेंट होता है। टेंडन हमारी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और जो लिगामेंट होता है वो एक हड्डी को इधर उपस्थित मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। दोनों अलग अलग हैं, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि टेंडन क्या करता है, तो याद रखेंगे हड्डी को हड्डी से, अभी लिखिएगा नहीं, हम लिखाएंगे। दूसरा है आपका लिगामेंट, ये क्या करता है आपका? हड्डी को मांसपेशी से या मांसपेशी को हड्डी से। ठीक है, एक ही चीज है, जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि टेंडन का निर्माण किस साधारण संयोजी ऊतक से होता है? लिगामेंट का निर्माण किस साधारण संयोजी ऊतक से होता है? बताइए, किसी को पता है टेंडन का निर्माण यहाँ पे किस साधारण संयोजी ऊतक से होता है? श्वेत से क्या, किसका? श्वेत से किसका? देखिए, हमारी जो श्वेत साधारण ऊतक होती है, श्वेत साधारण संयोजी ऊतक जो है वो सफेद रंग की होती है। श्वेत साधारण संयोजी ऊतक में कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कौन से तंतु पाए जाते हैं? कोलेजन तंतु। ये कोलेजन तंतु आगे चलकर हमारे टेंडन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टेंडन का। और टेंडन का काम क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ना। बस 2 लाइन आपको याद करनी है। श्वेत संयोजी ऊतक सफेद रंग का होता है, इस कारण से इसका नाम श्वेत संयोजी ऊतक पड़ा है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन तंतु, और ये कोलेजन तंतु आगे चल के क्या बनाएंगे? टेंडन। और टेंडन का काम क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ना। पीला संयोजी ऊतक ये पीले रंग का होता है, इसमें हमारी आपकी कई सारी फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, और यह जो कोशिकाएं होंगी आगे चल के एक ऊतक बनाती है जिसको कहते हैं लिगामेंट। और ये लिगामेंट क्या काम करते हैं? हड्डी को मांसपेशी से। अगर हम मांसपेशी को आगे कर दें तो भी कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम किसका है? लिगामेंट का। तो आप दोनों चीजें याद रखेंगे, श्वेत से क्या बनता है? टेंडन, और पीले से क्या बनता है? लिगामेंट। एरियोलर या अंतराली संयोजी ऊतक, हमारे पूरे शरीर पे सर्वाधिक मात्रा में अंतराली संयोजी ऊतक प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी श्वास नली, आहार नली, उत्सर्जन तंत्र, इन सभी में उपस्थित है। इसमें बस इतना याद रखना है। वसा की बात करें तो आप बताएंगे कि वसा संयोजी ऊतक हमारे शरीर में कहाँ है? स्किन के नीचे। और ये बिल्कुल राइट आंसर है। हमारे शरीर में पूरी स्किन में वसा का संचय होता है कि नहीं होता? फैट हमारे पूरी बॉडी में संचय होता है, सबको पता है। त्वचा के नीचे संचय होता है, और यही संयोजी ऊतक उस वसा को क्या करता है? स्टोर करता है, या संचय करने का काम करता है। पेपर में एक क्वेश्चन आया था, जो ऊंट का कुबड़ होता है वो किस प्रकार का संयोजी ऊतक का उदाहरण है? वसा। ऊंट के कुबड़ में क्या होता है?
वसा होता है, फैट होता है, इस कारण से वो 10 दिन तक पानी भी स्टोर कर सकता है और भोजन ना भी करे तो भी वो जीवन यापन कर सकता है। तो याद रखेंगे, ऊंट का जो कोबड़ है और व्हेल मछली का जो पेट है इतना बड़ा, वो किसका उदाहरण है? आपके वसा संयोजी ऊतक का। रंगा पे बताइए, कलर, पिगमेंट, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में कलर कहाँ है? स्किन का जो कलर है वो दूसरी चीजों से होता है, इस पिगमेंट के कारण नहीं होता, वो तो मिलानिन के कारण होता है। लेकिन हमारे अगर रंगा ऊतक की बात करें तो हमारे शरीर में रंगा ऊतक आंखों में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बहुत सारे लोगों की आंखें नीली, काली, भूरी, हरी भी होती है कि नहीं होती है ना। तो नीली, काली, भूरी, हरी ये किसके कारण होती है? आपके रंगा ऊतक के कारण होती है, ठीक है ना। तो 5 चीजें याद रखनी है आपको। श्वेत से बनेगा टेंडन, पीला से बनेगा लिगामेंट, एरियोलर में हमारी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होगी सर्वाधिक मात्रा में। वसा हमारे शरीर के त्वचा के नीचे ये ऊतक प्रेजेंट होती है। हमारे शरीर में पूरी तरह से वसा का संचय होता है। ऊंट का जो कुबड़ होगा, व्हेल मछली का जो पेट होता है, हाथी का जो पेट होता है, वो सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? वसा संयोजित। रंगा की अगर बात करें तो हमारे शरीर का जो कलर है वो इस पिगमेंट के कारण नहीं होता, वो एक अलग पिगमेंट है, तो इसका नाम होता है मेलानिन। लेकिन अगर हम रंगा की बात कर रहे हैं तो रंगा स्पेशली कहाँ होता है? हमारे आंखों में होता है, जिसके कारण से हमारी आंखें भूरी, नीली, हरी, गुलाबी नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये होती है। चलो लिखो थोड़ा सा, लिखिए पहला नंबर डाल के श्वेत संयोजी ऊतक, पहला नंबर डाल के श्वेत संयोजी ऊतक लिखेंगे। इस प्रकार के संयोजी ऊतक में, इस प्रकार के संयोजी ऊतक में, इस प्रकार के संयोजी ऊतक में फाइब्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं अधिक होती है। फाइब्रोसाइट्स नामक, इस प्रकार के संयोजी ऊतक में फाइब्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं अधिक होती हैं। फाइब्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं अधिक होती है। इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। यह कोलेजन तंतु मिलकर कंडरा या टेंडन का निर्माण करते हैं। कंडरा या टेंडन का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है ना। टेंडन ही है हड्डी को मांसपेशी से और लिगामेंट होगा हड्डी को हड्डी से। ये थोड़ा सा स्नायु और कंडरा में डिफरेंस है, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ेगा और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा। फिर से लिखिए, आगे लिखिए, कंडरा का निर्माण करती है। कंडरा पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करती है। पेशी मीन्स मसल्स। कंडरा टेंडन को कहते हैं, टेंडन हिंदी बता रहे हैं उसकी। कंडरा या टेंडन पेशी को अस्थि से जोड़ती है, पेशी को अस्थि से जोड़ती है। पेशी मतलब मसल्स को अस्थि से जोड़ती है, अस्थि मतलब बोन्स, पेशी को अस्थि से जोड़ती है। दूसरा लिखिए, पीला संयोजी ऊतक, पीला संयोजी ऊतक। हाँ जी, इंग्लिश बोन्स हो गई और हिंदी अस्थि हो गई, हड्डी है। अरे हड्डी और अस्थि एक ही चीज है, हिंदी है तो हाँ एक ही चीज है। हड्डी बोल दो, अब बहुत लोग अस्थि नहीं बोल पाते तो हड्डी बोल दो, क्या दिक्कत है, एक ही चीज है वो। अब ये अस्थि क्या है और हड्डी क्या है, दोनों अलग नहीं, एक चीज है। चलिए लिखिए, पीला संयोजी ऊतक। फाइब्रोसाइट्स को उसका जैसे एग्जांपल, फाइब्रोसाइट से मतलब ये इनका, ये कोशिका का नाम ही है फाइब्रोसाइट्स, इसके खास एग्जांपल नहीं है, मतलब पूरी कोशिका में हमारी प्रेजेंट होती है। इनका काम है हमारे प्रोटीन बनाने में सहायता करना, बस प्रोटीन का निर्माण करती है। थोड़ा सा लिखेंगे, पीला संयोजी ऊतक। लिखे, इस संयोजी ऊतक में, इस संयोजी ऊतक में, इस संयोजी ऊतक में पीले लचीले इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं। पीले लचीले इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं।
पीले लचीले इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं। यह लिगामेंट का निर्माण करते हैं। लिगामेंट का निर्माण करते हैं। लिगामेंट या लिगामेंट को क्या कहेंगे हिंदी में? स्नायु। स्नायु कहते हैं। लिगामेंट का निर्माण करते हैं। स्नायु या लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। स्नायु या लिगामेंट अस्थि को अस्थि से, मतलब हड्डी को हड्डी से, ठीक है, अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि जो स्नायु होती है उसका तेजी से खिंच जाना क्या होता है? मोच। तो इसको स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। स्नायु का या लिगामेंट का स्टार पॉइंट बना के लिखें। स्नायु या लिगामेंट का, स्नायु या लिगामेंट का आवश्यकता से अधिक खिंच जाना, आवश्यकता से अधिक खिंच जाना मोच, मोच को स्प्रेन कहते हैं इंग्लिश में, मोच कहलाता है। स्प्रेन, SPRAIN, स्प्रेन या मोच कहते हैं। लिगामेंट का आवश्यकता से अधिक खिंच जाना मोच कहलाता है या मोच कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि मोच आ गई है, मोच का मतलब ही नहीं कि हड्डी टूट गई है। क्या? इंजरी तो वो समझ लीजिए वो दूसरी चीज है, वो किसी चीज में भी ले सकते हैं। यहाँ पे इंजरी आपको किस प्रकार की, वो अलग अलग टाइप की होती है, इसको ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ जी, क्या हुआ? कुछ हो गया क्या? क्या हुआ शुभम? कुछ हो गया क्या? अच्छा, मेरे को लगा इधर साइड देख रहे हो, वो लोग मेरे साइड देख रहे हो, लगा कुछ हो गया क्या। चलो लिखो अंतराली संयोजी ऊतक। तीसरा नंबर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर अंतराली संयोजी ऊतक। अंतराली संयोजी ऊतक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, यह पूरे शरीर में सबसे अधिक फैले होते हैं। यह पूरे शरीर में, यह पूरे शरीर में सबसे अधिक फैले होते हैं। यह पेशियों के नीचे, मसल्स के नीचे, यह पेशियों के नीचे कॉमा श्वास नली के नीचे कॉमा, यह पेशियों के नीचे कॉमा लगाइए, श्वास नली के नीचे फिर कॉमा लगाइए, आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पेशियों के नीचे लिखो, पेशियों के नीचे, श्वास नली के नीचे, आहार नाल आदि में पाए जाते हैं। आहार नाल आदि में पाए जाते हैं। आहार नाल को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आहार नाल में कौन कौन सी चीजें उपस्थित होंगी, तो क्या कौन सी होंगी? आहार नाल में क्या क्या आएगा? मुख आएगा, फिर मुख गुहा, ग्रास नली, फिर हाँ, और ये ग्रसनी ग्रस क्या, तो छोटी छोटी चीजें, इसको छोड़ो। हाँ, बड़ी बड़ी बताओ। अरे लैरिंग्स कहाँ से आ जाएगा? वो लैरिंग्स तो अलग चीज, क्या वो पाचन में भाग लेती है? नहीं लेती ना। आहार नाल में चलो कौन बताएंगे, मैं बताती हूँ कौन बताएंगे। चलो आप बताओ। प्राची बताइए। प्राची दीदी, आहार नाल में क्या क्या आएगा? खाना तो खा के आई होगी। अरे किससे पूछे? चलो बॉयज में बताइए। शुभम के आगे आप बताइए क्या क्या होगा एलिमेंट्री कैनाल में? अरे आपके शरीर की चीज ही पूछ रहे, बताओ। यहाँ से शुरू करो, मुख से बताओ क्या क्या होगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? तुक्का लगाओगे क्या? लो लिख लो भाई, अगर नहीं पता है तो। मुख होता है, मुख के बाद मुख गुहा होता है, फिर आपका अमाशय होता है, अमाशय के बाद फिर छोटी आंत होती है, फिर आपकी बड़ी आंत होती है, फिर आपका मलाशय या रेक्टम होता है। बस इतना नहीं पता किसी को? इतना अब पता था सबको क्या? ऐसा भी लग रहा है कि सबको पता भी था।
है ना। वैसे कभी कभी ऑप्शन में रेक्टम नहीं आता है, बड़ी आंत तक होता है, क्योंकि पाचन का काम केवल कहाँ तक होता है हमारी बॉडी में, बड़ी आंत तक का होता है। आहार नल में इतनी चीजें आती हैं, है ना। ये ग्रसिका ग्रासनली ये सब कुछ तो होता ही है, हाँ वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो मुख, मुख गुहा, अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत में बड़ी होती है। खाना जाने का आपका क्रम भी है आपके बॉडी पे, है ना। अमाशय में 5-6 घंटे तक खाना रहता है, इसके बाद जो पच जाता है तो फिर छोटी आंत पे जाता है, वहाँ पे भी पाचन होगा, फिर बड़ी आंत पे, फिर रेक्टम पे। अमाशय में रहता है, सबसे अधिक टाइम बिताता है। चलिए लिखिए अगला, वसा ऊतक, वसा ऊतक। अगला चौथा लिखिए वसा ऊतक, वसा ऊतक। लिखिए यह ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है, यह ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है, त्वचा के नीचे पाया जाता है। यह तापरोधी परत के रूप में कार्य करता है, तापरोधी परत के रूप में कार्य करता है, तापरोधी परत के रूप में कार्य करता है। तथा यह सर्वाधिक पीला अस्थि मज्जा में पाया जाता है, यह सर्वाधिक पीला अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा में पाया जाता है, येलो बोन मैरो। ये बताऊंगी आगे चल के येलो बोन मैरो क्या है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे एग्जांपल के लिख लीजिए, हाथी, हाथी, वेल, वेल मछली, हाथी, वेल, ऊंट का कुबड़, ऊंट का कुबड़ आदि। इनमें वशीय ऊतक ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाथी, वेल, ऊंट का कुबड़ आदि। लिखिए लास्ट लिखिए रंगा ऊतक, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। रंगा ऊतक पे लिखिए यह ऊतक त्वचा की एपिडर्मिस, त्वचा की एपिडर्मिस, नेत्र की आइरिस, त्वचा की एपिडर्मिस मतलब बाह्य परत, कॉमा, नेत्र की आइरिस। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ये पूछ ले कि आँख का कौन सा भाग कलर देने का काम करता है, तो कौन सा भाग होगा, आइरिस होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए लिखा रहे नेत्र की आइरिस, नेत्र की आइरिस आदि में पाया जाता है। त्वचा की एपिडर्मिस, नेत्र की आइरिस आदि में पाया जाता है। आइरिस लिखने में प्रॉब्लम है क्या, आइरिस, नेत्र की आइरिस आदि में पाया जाता है। लिखिए त्वचा का रंग मिलानिन वर्णक के कारण होता है। त्वचा का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, मिलानिन, ये लिखा है सामने, मिलानिन। त्वचा का रंग मिलानिन वर्णक के कारण होता है। मिलानिन वर्णक ऊपर लिखा है, मिलानिन वर्णक के कारण होता है, ठीक। आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप भूरे हैं, वो क्यों है, आप मिलानिन वर्णक के कारण, ठीक है ना। वो आपके ठंडक होने के कारण आपके मिलानिन कम ज़्यादा स्रावित जब होता है उसके हिसाब से आप काले गोरे होते रहते हैं। आप जब धूप में आते हैं तो मिलानिन थोड़ा ज़्यादा सिक्रेट होता है, जिसके कारण से आप क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।